अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मैं हूँ वियतनाम के एयरपोर्ट हनोई शहर के अंदर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लाउंजेस जितने भी मैंने एयरपोर्ट्स पे आज तक विज़िट किए, ये फैसिलिटीज़ वाइज आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट। आज के एपिसोड के अंदर मैं अपना जो पूरा मेरा 1 मंथ का ट्रैवल मैंने वियतनाम के अंदर किया, उसकी सारी डिटेल्स और प्लस वियतनाम आने से पहले क्या क्या चीज़ों का आपको पता होना चाहिए वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हनोई से मेरी फ़्लाइट है पहले बैंकॉक की, वहाँ पे मेरा 7-8 घंटे का मेरा ट्रांजिट टाइम है। वहाँ पे सुकून से बैठ के बिज़नेस लाउंज के अंदर जाएंगे। उधर भी बहुत ज़्यादा बिज़नेस लाउंज है, कोई एक अच्छा सा सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे बैठ के फिर डिटेल आपके साथ वहाँ पे शेयर करूँगा। जल्दी से बैग पकड़ते हैं और चलते हैं अपने थाई एयरवेज़ के प्लेन के अंदर। Swadikam, 40K. Thank you. Thank you. ओके जी, तो लैंड कर गया हूँ फाइनली मैं बैंकॉक पे। बड़ी शदीद बारिश हो रही है यार, जहाज़ आई थिंक इसीलिए हमारी फ़्लाइट भी पहले लेट हो रही वियतनाम से भी, और यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ही लगा है इसको ऊपर घूमते हुए। बहुत ज़बरदस्त बाढ़ तूफ़ान आया हुआ है और शदीद बारिश हो रही है इस वक्त। मेरा यहाँ पे आलमोस्ट अब स्टे है कोई 7 घंटे के करीब। तो मज़े की बात यह है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो बिज़नेस लाउंजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी मैं जो मास्टर कार्ड की जो ट्रैवल पास ऐप है, जिसको ड्रैगन पास ऐप भी कहते हैं, उस पर चेक करते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट वाला जो इनका बिज़नेस लाउंज है ना वो कौन सा है, फिर वहाँ जाके बैठते हैं। ओके जी नाजरीन, सो खाना शाना हो गया हमारा फिनिश। अब मैंने कहा ज़रा कॉफ़ी के साथ आपके साथ डिस्कशन की जाए। तो अब ये ओवरऑल ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूरी मेरी सीरीज़ नहीं देखी हुई और समरी देखना चाहते हैं ओवरऑल वियतनाम की। प्लस आप जिन्होंने सीरीज़ देखी भी है उनके लिए भी गाइडेंस ही होगी। तो मैं पूरी की पूरी अपने जो 1 महीने का सारा एक्सपीरियंस है उसको समराइज़ करके एक एपिसोड के अंदर लेकर आऊँगा, ताकि आपने अगर वियतनाम जाना हो तो आप लोगों के लिए ये गाइड बन सके। तो पॉइंटर्स मैंने कुछ एज यूजुअल लिखे हुए हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता होता हूँ, तो मैं बारी बारी बोलता जाता हूँ और आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सबसे नंबर 1 के ऊपर जो वियतनाम जाने के लिए जो वीज़ा है, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया कि रिसेंटली ई वीज़ा पाकिस्तान के लिए स्टार्ट हो गया। पहले नहीं होता था, बहुत मुश्किल प्रोसेस था और इसके लिए गाइडेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। beingatraveler.com/Vietnam इस लिंक के ऊपर आप ऊपर जाएंगे, आपको सारी वीज़ा की गाइडेंस वगैरह सारी मिल जाएगी। वीज़ा के बाद दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ आती है वो है सेफ़्टी, कि कितना सेफ़ है वियतनाम। तो भाई वियतनाम इज़ वेरी वेरी सेफ़। पूरे 1 महीने के अंदर मुझे कहीं पे भी कोई ऐसी जगह नहीं लगी कि आपको ज़रा फील हुआ होगा यार इस जगह के ऊपर रात को अंधेरे में निकलना या लेट नाइट कहीं पे जाना या एयरपोर्ट से बसों से होते हुए अपने हॉस्टल आना वॉज़ वेरी वेरी ईजी। और वैसे भी पूरे मुल्क में आप वैसे दंगे फसाद वगैरह कोई हैं भी नहीं, तो बड़ा ही ईजी माहौल है। और प्लस जैसी चीज़ मैंने चाइना के अंदर नोट की थी, सेम यहाँ पे भी यही चीज़ मैंने नोट किया है कि लोगों का जो पॉवर्टी का लेवल है ना वो बहुत सारी जितनी भी आवाम है वो पॉवर्टी लेवल से ऊपर है और सब लोग एक बैलेंस लाइफ यहाँ पर जीते हैं, जिसकी वजह से बैगर्स वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। अब जिस शहर के अंदर जिस मुल्क के अंदर बैगर्स नहीं होते, इसका मतलब है वहीं से ही पता चल जाता कि यार कोई छीना चपटी वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन आने से पहले ये मैंने ज़रूर सुना था कि यार मोबाइल स्नैचिंग होती है। आई डोंट नो ये 5 साल पहले की बात थी या अब वाली बात है, मुझे ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आया। मैं तो हर टाइम
इवन बाइक के ऊपर जब होता था मैं अपना मोबाइल लगा छोड़ के चला जाता था, भूल जाता था अक्सर उतर के किसी आउटलेट पे चला जाता था और मोबाइल मेरा हैंडल पे लगा होता था और एकदम याद आता था वो यार मोबाइल तो मेरा उधर है। तो अल्टीमेटली मेरी चीज़ें सारी की सारी एंड तक सेफ रहीं। तो अगले पॉइंट की ऊपर आते हैं कि वियतनाम का लैंडस्केप कैसा है, आपको क्या क्या जगह विज़िट करनी चाहिए और कितने दिन का आपको प्लान करना चाहिए। तो हर तरह के लोगों के लिए इधर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। स्पेशली अगर मैं कहूँ कि आपको मिनिमम कितने डेज़ रखने चाहिए तो एटलीस्ट 10 दिन तो आपको यहाँ के रखने ही चाहिए। मैंने पर्सनली 1 महीने का पूरा ट्रिप किया, लेकिन मिनिमम 10 डेज़ का आपको यहाँ का ट्रिप करना चाहिए। और मैंने जो पूरा का पूरा इधर कवर किया है, एक साउथ में इनका एक आइलैंड है फोकोक करके इसका नाम है, वो मैंने विज़िट नहीं किया। और बिल्कुल इसका नॉर्थ के ऊपर जो एक आखिरी पॉइंट है सापा, वो मैंने विज़िट नहीं किया। बाकी मैंने सारा का सारा इसमें कवर किया है। तो आपको इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन कौन सी जगह विज़िट करते हैं। और आपने मेरी अगर सीरीज़ देखें तो इसमें सबसे मेनली जो आता है वो हो ची मिन सिटी, फिर दा नांग और फिर हनोई। ये मैं कहूँगा कि आप ज़रूर, अगर आप 10 दिन के लिए आते हैं तो एटलीस्ट ये 3 शहर आप ज़रूर करें, हो ची मिन सिटी, दा नांग और हनोई। 3 दिन आप इन तीनों के रखें तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट वियतनाम। तो नवंबर से लेके अप्रैल तक आप यूँ रखें कि सबसे बेस्ट टाइम होता है। गर्मी भी कम होती है, रिलेटिवली बारिश भी ज़रा कम होती है, तो आपको बड़ा अच्छा वेदर यहाँ पे मिल जाता है। अदरवाइज़ अप्रैल मई के बाद, जब जैसा मैंने मई के अंदर अप्रैल में भी ट्रैवल किया, मई भी गुजारा तो काफ़ी गर्मी हो गई थी। तो उसके बाद जून के बाद फिर इधर बारिशें भी होनी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जानी है। तो इट बेटर कि आप जो है वो इन्हीं डेज़ के अंदर अपना प्लान करें। और स्पेशली जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं नवंबर दिसंबर के अंदर, वो हनीमून के लिए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए वियतनाम इज़ हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एक और चीज़, नॉर्मली किसी मुल्क में जाने से पहले ये सोचते हैं कि यार ये मुल्क टूरिस्ट फ्रेंडली है भी या नहीं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको 2 मुल्क दे देता हूँ, पाकिस्तान और इजिप्ट। हमारा मुल्क टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती, नेचर है लेकिन टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, एडवेंचर लविंग के लिए ये है, ये हमारा मुल्क जो है वो एडवेंचर करने वालों के लिए कि भाई इधर कुछ भी हो सकता है। और सेफ्टी के कंसर्न्स भी हैं डिफरेंट जो इलाकों के अंदर, और प्लस हुकूमत नाम की तो वैसे ही कोई चीज़ नहीं होती और फैसिलिटीज़ आपको हुकूमत की तरफ से मिलती नहीं, जो भी हैं वो प्राइवेट लोगों ने ही फैसिलिटीज़ वगैरह रखी हुई हैं। तो रॉ नेचर और एडवेंचर टूरिज़म जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। वेकेशंस के लिए फैमिलीज़ लेके बच्चों के साथ कोई पाकिस्तान नहीं आता। इसी तरह मैं मिस्र की जब गया था, वो भी बिल्कुल भी टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री नहीं है। एक एडवेंचर लवर जैसा मेरी तरह के लोग हैं, एक्सप्लोरर वगैरह, ये उनके लिए ज़रूर मुल्क है। बट जो वियतनाम है दैट इज़ very developed and very well managed regarding tourist friendly, फैमिली फ्रेंडली, बैकपैकर्स फ्रेंडली। टूरिस्ट फ्रेंडली भी बहुत है। बैकपैकर्स के लिए मैंने आपको बताया इतने सस्ते हॉस्टल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट $3-3, $4-4 डॉलर के अंदर आपको मिल जाते हैं और बड़े गज़ब के इनके जो हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, वेरी वेल मैनेज्ड। तो बैकपैकर्स के लिए भी ज़बरदस्त है और फैमिली के लिए भी इसलिए ज़बरदस्त है कि होटल भी बहुत ज़्यादा कोई महंगे नहीं होते। आपको $10, $15 के भी आपको इजीली मिल जाते हैं होटल्स, फैमिली रूम बड़े अच्छे विद ब्रेकफास्ट। और जो असल चीज़ फैमिली के लिए होती है कि यार यहाँ पे कोई थीम पार्क्स होने चाहिए, कोई राइड्स वाली जगह होनी चाहिए। तो आपने अगर मेरी पूरी सीरीज़ देखी हो, दलाद के अंदर जो रोलर कोस्टर वाला पूरा एडवेंचर एरिया था, दानांग के अंदर जब हम गए, बाना हिल्स और फिर इवनिंग वॉक उधर होयान वगैरह, तो आप और फिर हनोई के अंदर आप आ जाएँ, वो जो कैटवा आइलैंड में गया था वो, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा जगह। और स्पेशली वो जो मैंने मिस किया है एक जगह, फुकोक आइलैंड, वो जो बिल्कुल हो ची मिन सिटी से भी नीचे है, वो भी बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अगर आप फैमिली के साथ आएँ तो ज़रूर आपने वो जो फुकोक आइलैंड है वो आपने ज़रूर अपनी लिस्ट के अंदर शामिल करना है। आपको वो चीज़ भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुल्क में, वो होता है पीपल बिहेवियर ऑफ दैट कंट्री, जो कि एक्चुअल में आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनाते हैं। आप याद करें जब मैं मिस्र में गया था, हिस्ट्री बहुत थी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा एंजॉय कर रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन वो जो लोगों का बिहेवियर था, स्टॉपिंग द कैमरा, और के इवन आपको 3 साल का बच्चा भी नज़र आता था ना, 5 साल का बच्चा भी नज़र आता था, वो भी हाथ रखता था कि मूवी नहीं बनानी, मेरी मूवी नहीं बनानी। और काफ़ी रूड आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा था फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम एवरीवन। लोकल लोगों में से कोई भी आके आपको तंग करता था।
लेकिन यहाँ पे जैसे बिल्कुल चाइना के अंदर मैंने फ़ील किया, यहाँ पे भी एवरीवन इज़ सो फ्रेंडली, आपकी बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं आपको। प्लस चाइना से जो एक स्टेप आगे है, इधर लोगों को इंग्लिश भी आती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यंग लॉट है, उनको तो बिल्कुल अच्छी इंग्लिश आती है, बिल्कुल पाकिस्तान वाला हिसाब है। और जो नहीं भी ज़्यादा एजुकेटेड लोकल जो स्ट्रीट हॉकर वगैरह हैं, वो भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बड़ी अच्छी मिलती है। तो वियतनामीज़ पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी लविंग, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल में अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। और इसके साथ ही अगला पॉइंट एक और मैं आपको बताता हूँ कि पुलिस का बिहेवियर, एक तो है ना पीपल बिहेवियर, पुलिस का बिहेवियर अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो दैट इज़ आल्सो वेरी प्रोफेशनल, वेरी फ्रेंडली। टोटल 30 दिन के मेरे 1 महीने के ट्रैवल के अंदर मुझे 3 या 4 दफ़ा पुलिस ने रोका, कोई तंग नहीं किया। इंटरनेशनल लाइसेंस उन्होंने मांगा और वो मैंने दिखाया, जिसका नहीं होता था उसका वहीं पे चलान होता था। और एक एपिसोड में आपने देखा भी कि एक वो जो इंडियंस थे मेरे साथ जिनका सर भी फट गया था, उनके पास लाइसेंस नहीं था और उन्होंने अच्छी खासी फ़ीस पे भी की। अगला पॉइंट आता है कि आपको ट्रांसपोर्ट कौन सी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ को कवर करने के लिए। तो नंबर 1 पे यार एयरलाइन इनकी बहुत चीप है। अगर आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं हो ची मिन सिटी के अंदर, तो आपको वेट जेट एयर की आपको बड़ी सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती हैं दूसरे शहरों की। मैं जब 2019 में आया था तो मैंने टाइम मेरे पास कम था, तो मैं फ़्लाइट्स लेके ही इनके अगले शहर में जाता था। बट आप इनकी स्लीपर बसेस भी ले सकते हैं। स्लीपर बसें बिल्कुल ऐसे होती हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट लेट के जाते हैं, स्क्रीनें लगी होती हैं, बड़ी ऐसी होती है जैसे आप किसी एमिरेट्स के बिज़नेस क्लास जहाज़ के अंदर आ गए हैं, बड़ा ही फिट सीन होता है। तो आप वो वाली बसें भी ले सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह का ट्रैवल करना चाहते हैं बाइक के ऊपर, तो आई विल रिकमेंड कि आप बाइक के ऊपर ट्रैवल करें, लेकिन उसके लिए दिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वो वाला ट्रैवल करना। लेकिन अगर आप बाइक के ऊपर ट्रैवल करें तो हाजियांग लूप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नॉर्थ वाला एरिया है ना, अगर आप बसेस पे करते हैं ना, तो शायद मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। बसेस पे करने का ना मज़ा है, ना वो स्टॉप ले सकते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको मज़ा भी नहीं आएगा अगर आप बाय एयर या बाय बसेस ट्रैवल करें। सिर्फ वो लोग जो वहाँ पे जाएं, बॉयज़ स्पेशली जो बाइक के ऊपर ट्रैवल करें, वो ज़रूर जो उनका नॉर्दर्न एरिया पूरा हाजियान लूप, वो ज़रूर आपने उसके लिए डेडिकेटेड अपने 5 दिन ज़रूर रखें। तो आई वुड रिकमेंड कि विद इन द सिटी आप सिर्फ ग्रैब की ऐप इनकी यूज़ करें। जैसे हमारी ऊबर या करीम वगैरह चलती है या बाइकिया चलती है, इन ड्राइव वगैरह, इधर ग्रैब चलती है। तो ग्रैब की ऐप आप इंस्टॉल कर आएँ और सेम वही प्राइसेस जो हैं आपको नॉर्मल टैक्सियों से ऑलमोस्ट हाफ पड़ती है और वही सारा सिस्टम है। तो आपकी इधर बाइक्स भी मिल जाती हैं ग्रैब के ऊपर और आपको गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं। सो इट्स वेरी वेरी ईजी। और अगर आपने जो बसेस वगैरह बुक करनी हो तो उसका भी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। जो एक शहर से दूसरे शहर जाना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो होटल मैनेजर है या हॉस्टल मैनेजर है, उसी के थ्रू सारा बुक होता है, कोई बहुत ज़्यादा कोई कमीशन वगैरह भी नहीं होता। और प्लस आपके हॉस्टल से पिकअप भी वही अरेंज करते हैं बस की टिकट के साथ ही। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त इधर सिस्टम है कि बसों के भी पिकअप चलते हैं पूरे शहर के अंदर, और वो शटल बस होती है, बड़ी सस्ती पड़ती है। आपको हॉस्टल से पिकअप करती है, बस स्टेशन पर जाती है और फिर बस स्टेशन से आप अगले शहर पहुँच जाते हैं और उस शहर से भी फिर शटल बस आपको आपके हॉस्टल वगैरह पहुँचा देती है। तो इसी तरह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टूरिस्ट फ्रेंडली ये कंट्री है, तो ये वाली चीज़ भी बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि यार हर बंदा मेरी तरह बाइक नहीं चला सकता। और मैं आपको पता ही है कि मैं कितने कंट्रीज़ जाता हूँ, मैं बसों पे ही घूमता हूँ। कुछ कंट्रीज़ होते हैं इस तरह जहाँ पे आपको रेंटल बाइक वगैरह मिल जाए, अदरवाइज़ तो आपने बसों के ऊपर या ट्रेनों के ऊपर ही घूमना होता है। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो बाइक पे नहीं घूमते लड़कियाँ, इवन आप रिकमेंड करूँगा कि फ़ीमेल सोलो बैकपैकर्स पाकिस्तान से अगर आपने कोई कंट्री चूज़ करना हो तो थाईलैंड वैसे तो आप कर ही सकते हैं, बट आप वियतनाम को ज़रूर कंसिडर करो अगर आपने एज अ सोलो बैकपैकर किसी मुल्क में आना हो। तो ये ज़बरदस्त मुल्क है। चलें जी, बाकी पॉइंट्स इधर कैप्सूल में बैठ के ज़रा आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि एक ट्रैवलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि स्पेशली मेरे जैसे ट्रैवलर के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा गैजेट होते हैं और एक दिन में डेली बेसिस के ऊपर आपको इतना डाटा भी ट्रांसफ़र करना होता है और आपको 15-16 अपनी बैटरीज, डिफरेंट किस्म की बैटरियाँ हमें चार्ज भी करनी होती है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक सॉकेट है या जो भी आप इलेक्ट्रिक अपने गैजेट्स लेकर साथ आते हैं अपने मुल्क से यहाँ पे, तो आपकी सॉकेट्स कौन सी होती हैं? तो सेम पाकिस्तान वाली सॉकेट्स हैं आपकी, जो हमारी डबल पिन वाली होती हैं और या फ्लैट वाली पिन वाली भी। तो आपको दोनों पिन्स आप बड़ी इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो कोई टेंशन लेने वाली वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ तो मैं शुरू में बताना ही भूल गया कि सिम इंटरनेट वगैरह का क्या इशू है। तो मैं लैंड किया था हो ची मिन सिटी पे और मैंने एयरपोर्ट पे सिम ले ली थी। 15 USD की मैंने सिम ली थी और उसमें मैंने बाद में देखा तकरीबन 500 GB होता है फॉर 1 मंथ, उसको वो अनलिमिटेड ही कहते हैं, और 5G की सिम थी। बहुत ज़बरदस्त चला। वेथटेल की मैंने सिम ली थी, बाकी 2-3 और भी शायद कंपनियाँ थी, लेकिन वेथटेल ही लोगों ने रिकमेंड किया था, मैंने वही ली। लेकिन मैंने जब बाहर आके देखा तो वही वाला पैकेज आपको आई थिंक $10 से $12 में मिल जाता है। तो आई थिंक $3-4 आपको ऊपर पे करने पड़ते हैं अगर एयरपोर्ट से आपने नहीं लेनी, तो ये आप अपना कंसिडर कर सकते हैं।
सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फूड वियतनाम में कैसा है फूड। अगर जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे हैं उनको पता ही है कि यार हलाल फूड यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ज़्यादा कैसे मैनेज किया अपना 1 महीना यहाँ पर। नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट है वो आप खा सकते हो, ब्रेड एग ही होता है नॉर्मल, और साथ कुछ वेजिटेबल्स। पैन वगैरह आप थोड़ा साफ़ करवा लो स्टार्टिंग में जब सुबह आप जाओ, और ऑयल वगैरह इनके ऊपर हलाल होता है, उसके ऊपर हलाल स्टैम्प भी होती है। तो ब्रेड, एग और वेजिटेबल, ये तो आपका जिसको कहते हैं बैन मी, बहुत मज़ेदार होता है। और फ्रेंच बन होता है ये वाला, और मैंने पूरा 1 महीना यही ब्रेकफास्ट किया और बहुत मज़ेदार होता है। खाने के लिए मैं नॉर्मली यही करता था कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढता था, और अगर वेजिटेरियन नहीं भी होता था तो किसी नॉर्मल वियतनामीज़ रेस्टोरेंट के अंदर जाके आप जो फ्राइड राइस हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस और विद एग्स, ये वाला आप ऑर्डर कर सकते हैं, और यही मैंने खाया बहुत ज़्यादा। इसके अलावा कई बड़े शहरों में जैसे दानांग में, हनोई में, और शायद 1-2 और शहरों में मुझे कहीं पे पिज़्ज़ाज़ वगैरह मिल गए थे। तो वहाँ पे फिर मुझे जो वेजिटेबल पिज़्ज़ा था, मशरूम एंड चीज़, मैंने ये वाले ट्राई कर लिए जस्ट टू चेंज माई टेस्ट। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनकी नेशनल डिश जो है फ़ा के नाम से, जो एक यखनी होती है बीफ की या चिकन की, और उसमें हरी प्याज भी होता है, उसमें डिफरेंट सॉसेस होते हैं, पता नहीं हर्ब्स भी डालते हैं, बहुत ही कमाल होती है। और राइस नूडल्स होती हैं। मुझे हो ची मिन सिटी में हलाल मिला और मुझे हनोई में हलाल मिला, इसके अलावा वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। बट दैट इज़ अमेजिंग, क्या ज़बरदस्त आइटम है। और आई वुड रिकमेंड कि जब हो ची मिन भी जाएँ, हनोई में जाएँ, तो एक प्याला ज़रूर खाएँ फ़ा का। तो लास्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर तो आप कॉफ़ी लवर हैं तो ये लैंड ऑफ कॉफ़ी है, आप इतनी कॉफ़ीज़ एंजॉय करेंगे। और बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आप कॉफ़ी लवर नहीं भी है ना, तो यार इस मुल्क में आके आप इनकी जितनी भी टाइप ऑफ कॉफ़ीज़ है ना, आप ज़रूर ट्राई करें। क्या कमाल की कॉफ़ी है, मैंने सारी कॉफ़ीज़ इनकी ट्राई की हैं, फ्रॉम ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क कॉफ़ी, वियतनामीज़ कॉफ़ी, कोकोनट कॉफ़ी, एग कॉफ़ी, क्या क्या कमाल की इधर कॉफ़ीज़ हैं। और पूरा 1 महीना मैंने तो भाई एक दिन में 2-3 कप, जो मेरा लव ऑफ कॉफ़ी है ना वो यहाँ पे आगे सही मुझे अपना लव मिला है कॉफ़ी वाला। और अगर आपने शॉपिंग भी करनी है तो आई विल रिकमेंड कि यहाँ से आप इनकी जो ट्रंग नुएन की जो कॉफ़ी है वही लेकर जाएं। इनके जो 3-in-1 वाले पैकेट भी हैं, कोकोनट वाले भी हैं, प्लस जो इनकी कोपी लोवाक वाली कॉफ़ी है वो भी आप लेकर जा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल रिकमेंड कि जब भी वियतनाम आए या किसी भी मुल्क में जाएं तो आने से पहले इनकी लैंग्वेज के जो डिफरेंट टाइटल्स हैं, जो नाम हैं या जो वर्ब्स हैं जो बातचीत के दौरान आपको यूज़ करने होते हैं, वो ज़रूर सीखें। उससे बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं और उसको आपने डिस्काउंट लेना होता है। जब आप उनके साथ कॉमन लैंग्वेज आपस में शेयर करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, और फिर वो आपका थोड़ा सा रिगार्ड भी करते हैं और सस्ता भी कर देते हैं। तो मैं ये टिप थाईलैंड में भी करता था, मैं चाइना में भी मैंने की, इधर भी मैंने इनकी लैंग्वेज में जो पैसे कम करवाओ तो वो खुश भी होते हैं, और वो वाकई एक कनेक्शन आपका ऐसा बन जाता है कि आपको वो फिर अच्छा ट्रीट करते हैं। तो जिस भी मुल्क जाने से पहले 3-4 लाइनें जो उनकी मेन होती हैं वो ज़रूर अपनी जो है ना, स्पेशली कि हाउ मच डिस्काउंट, वेरी एक्सपेंसिव और गिव मी सम डिस्काउंट, ये लाइनें जब आप उनकी लैंग्वेज में करके जाते हैं ना तो बड़ा ज़बरदस्त सीन रहता है। तो आई थिंक दिस वाज समरी ऑफ माय वियतनाम ट्रिप। और अगर आपने यही वाली वीडियो देखी और पिछले वाली नहीं देखी तो आई विल रिकमेंड कि मेरी ये पूरी सीरीज़ देखें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आपका खुद ही दिल चाहेगा कि वियतनाम को भी ट्रैवल करें। तो यहाँ पर ऑफिशियली करते हैं अपनी वियतनाम की सीरीज़ को ख़त्म। फ़्लाइट मेरी अभी भी 2-3 घंटे बाद लाहौर की होगी और मैं यहाँ से जाऊँगा फिर आई थिंक समर्स में अब पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कोई 2-3 जगह हम घूमे फिरें। आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि ग्रुप टूर प्लान करें, तो हो सकता है मैं शरान का कोई ग्रुप टूर दोबारा से लॉन्च करूँ, या कोई और नॉर्दर्न एरियाज़ का 1 नाइट वाला कोई हम ग्रुप टूर हो सकता है कि वो मैं लॉन्च करूँ। उसकी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या इस यूट्यूब की भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर मैं आपके साथ लगा दूँगा अगर प्लान बना। अदरवाइज़ नेक्स्ट मेरा जो इंशाल्लाह जो मेरा प्लान है वो सेंट्रल एशिया और रशिया को कवर करने का है। तो दुआ करें यार वीज़ाज़ वगैरह मिल जाएं। मैं अभी बहुत ज़्यादा फंसा हूँ। एक्चुअल में मुझे इस टाइम रशिया ही जाना था, लेकिन मेरे से वीज़ाज़ वगैरह नहीं मैनेज हो पाए थे, और प्लस वो महंगा भी बहुत ज़्यादा ट्रिप था। तो मैंने कहा यार पहले किसी सस्ते मुल्क जाते हैं, थोड़े से पैसे जैसे कमाते हैं, फिर हम ज़रा महंगा वाला ट्रिप करेंगे। तो प्लान यही है कि यार यहाँ से निकल के ईरान से अज़रबैजान, फिर जॉर्जिया से रशिया से फिर वापस आएंगे। ये सारे जो सेंट्रल एशिया के तान वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे करते हुए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। प्लान ये है कि इसको बाय रोड ही सारा का सारा किया जाए, बट थोड़े से इश्यूज़ हैं बॉर्डर के। जो ईरान अज़रबैजान का बॉर्डर भी आई थिंक क्लोज़ है, वो नहीं खुल रहा। इधर से ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का भी बीच में थोड़ा सा इशू है। तो ये भी मैं सेटल कर रहा हूँ। दुआ करें ये वीज़ाज़ के मसले हो जाएँ हल और आपके साथ कोई नई लंबी सीरीज़ और नए कंट्रीज़ की मैं लेकर आऊँ। सो कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।